नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बरबटी की खेती की चर्चा करेंगे। बरबटी काउपी या लोबिया, ये इस नाम से जाना जाता है। सब्जियों की प्रमुख फसल है और इसमें सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम बरबटी में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वैसे प्राय सभी सब्जियां विटामिन का स्रोत होती हैं, लेकिन ये प्रोटीन का भी अच्छा घटक है। इसको बरबटी को मुख्यतः चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसको दालों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तथा इसकी हरी फलियों को यानी जो फलियां पकी नहीं हैं उनको जो है सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बरबटी बाज़ार में दो तरह की मिलती है, एक लाल रंग की, इस तरह का जो कत्थई कलर है अभी फील्ड में आप देख रहे हैं, दूसरे हरे रंग की। और ये जो है बहुत ही अच्छी फसल है। साथ में इसमें नाइट्रोजन होता है, तो हम जो है ज्वार, मक्का, जई, चरी इसके साथ भी इसको उगा सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो किस्म का चुनाव अच्छा हो, दूसरा सब्जी की खेती में जल प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सब्जी की खेती को कीट व्याधि से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शीतकालीन सब्जियों में जल प्रबंधन कैसा हो और उन फसलों को कीट व्याधि से कैसे बचाया जाए। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं केवी के महासमुंद से कीट विभाग के कार्यक्रम सहायक डॉक्टर SM अली हुमायूं। सर, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले बताइए कि सब्जी की खेती में जल प्रबंधन का क्या महत्व है? जैसा आप हम सब जानते हैं कि जो सब्जियां होती हैं वो मुख्यतः पानी से ही बनी होती हैं। जी जी जी। 70 से 80% भाग जो होता है उनका पानी होता है। जी हाँ। तो इसी वजह से
पानी की कमी और अधिकता जी जी। दोनों जो है सब्जियों को प्रभावित करती है। अच्छा अच्छा। अगर पानी की कमी हो जाती है तो सब्जियों के जो है बढ़वार ठीक से नहीं हो पाती। पानी की अधिकता अगर हो जाती है तो जो है उसमें बीमारी और कीट प्रकोप लगने के जो है खतरे बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमको जल का प्रबंधन जो है सब्जियों में मुख्य रूप से करना चाहिए, ना अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक, ना कम। जी जी सर, अगर पानी कम या अधिक हो जाए तो और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं सब्जी की खेती में? देखिए, मुख्यतः जब सब्जियां जो अपने फूल की अवस्था में आती हैं या अपना बढ़वार की अवस्था में आती है, जिसे वेजिटेटिव वनस्पतिक ग्रोथ कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, उस वक्त जो है पानी जो है बहुत संवेदनशील हो जाता है सब्जियों के लिए। जी जी। उस वक्त पानी का ना मिलना या अधिक मिल जाना दोनों जो है सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सब्जियां एक मात्र ऐसी चीज़ होती हैं जिनका बाजार मूल्य उनके आकार और उनके रूप और रंग के हिसाब से निर्भर होता है। जी हाँ। दूसरी जो फसलें होती हैं उसमें वो सब बहुत सारा उस सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन सब्जी जो है मार्केट में, बाजार में आदमी वही सब्जी खरीदता है जो अच्छी दिखती है, स्वस्थ दिखती है। तो पानी की कमी होने से क्या होता है, पानी की कमी, अब फूल आने का समय है, जब फूल आएंगे तभी जो है उसमें फल लगेंगे। अब उस वक्त अगर पानी कम हो जाता है तो फिर जो है फूल जो आने के बाद जो फल लगने की अवस्था आती है वो कम होने लगती है। फूलों की संख्या कम हो जाती है, फूल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर फल लग भी जाते हैं तो वो आकार नहीं ले पाते जो आकार उनको लेना चाहिए था, जिससे उनके जो है बाजार मूल्य घटता है। जी जी। वहीं अगर हम बात करें अधिकता की, जी, पानी अधिक, देखिए जड़ें जो होती हैं सब्जियों की वो उथली होती हैं। अच्छा। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है इसके पानी के प्रति जो है वो अपना प्रतिक्रिया दिखाती हैं, क्योंकि जड़ें गहरी नहीं होती, तो ऐसा गहरी जड़ें जिनकी होती हैं वो नीचे से भी पानी जो है सोख लेती हैं अगर सिंचाई में विलम्ब हो गया तब भी। लेकिन इनकी जड़ें उथली होती हैं तो तुरंत पानी के लिए ये प्रतिक्रिया दिखाती हैं। जी जी जी। तो पानी अगर अधिक होता है, जल भराव की स्थिति आती है, तो वहीं पे जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा। और बीमारी और कीट उत्पन्न होने की वजह से सब्जियों में जो है नुकसान होता है, और नुकसान सीधा सीधा उस फल को होता है जिसका बाजार में मूल्य होता है। जी जी जी। सर, इस स्थिति में जैसा आपने बताया कि जल के प्रति सब्जियां बहुत संवेदनशील होती हैं, तो टपक पद्धति सिंचाई की और फव्वारा पद्धति ये कितनी उपयोगी हो सकती है? जैसा कि आप हम सब जान रहे हैं कि मृदा में जो जल है, ज़मीन के भूमिगत जल जिसे कहा जाता है, वो हर साल कम होता जा रहा है। अच्छा। और देखा यह जाता है कि खेती में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। जी जी। तो ये भी एक आकलन है कहीं पर कि हर साल जो है 40 से 60 सेंटीमीटर पानी, जी, मृदा जल पानी वो कम होता जा रहा है प्रति वर्ष। जी जी। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए, पानी के बचाव को देखते हुए जो है ये एक प्रणाली जो है विकसित की गई है, टपक और फव्वारा विधि। जी जी। टपक सिंचाई विधि में क्या होता है कि जो सब्जियां कतार से लगाई जाती हैं उसमें एक पाइप बिछा दिया जाता है, और जहाँ जहाँ पे पौधे रोपित किए जाते हैं वहाँ पे पाइप में छेद होता है। अच्छा। और जब जो छेद होता है उससे सिंचाई की जाती है, तो बूंद बूंद जो है पानी टपकता है। मतलब उसमें हम सीधा सीधा पानी को बहाते नहीं है, उसको ऐसा कंट्रोल करके रखते हैं कि बूंद 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 पानी जाए, और जब पानी की हर बूंद का उपयोग हो जाए, और आवश्यकता जब नहीं होती तो उसको बंद कर दिया जाता है। इससे जो है पानी का सदुपयोग हो जाता है। जी जी। दूसरी विधि जो फव्वारा विधि, जिसे स्प्रिंकलर भी कहा जाता है, वो भी जो है पानी को बचाने के लिए ही उसका जो है आविष्कार किया गया, कि वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जहाँ पे भूमि ऊपर नीचे रहती हैं। अच्छा। भूमि ऊपर नीचे रहती हैं तो वहाँ पर भी उसका सदुपयोग किया जा सकता है। टपक सिंचाई में क्या है, पाइप ले जाना है तो पानी को, अगर भूमि ऊंची है तो वहाँ पानी चढ़ने में दिक्कत जाएगी। फव्वारा विधि अगर रहेगी तो ऊंची नीची ज़मीन जो है वहाँ पर अगर अपने को सिंचाई करना है तो वो भी आसानी से हो जाता है। उसमें भी पानी की बहुत बचत होती है। जी 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 जी। सर, सब्जियों की खेती में दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कीट व्याधि की। तो शीतकालीन सब्जियां जो हम लगाते हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख कीट जो है वो प्रकोप कर सकते हैं? अभी शीतकालीन में तो प्रायः देखा जाता है कि जो गोभी वर्गीय फसलें जो हैं किसान लगाते हैं, और फिर शिमला मिर्च जो है, हरी लाल पीली शिमला मिर्च या मिर्च लगाते हैं किसान भाई। तो ये प्रमुख रूप से जो कीट होते हैं जो सब्जियों को नुकसान कराने वाले, वो दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक जो होते हैं वो सीधा सीधा जो है सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सीधा उनके फल को डैमेज करके, ख़राब करके। जी जी। और एक दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। वो पत्तियों में लग जाएंगे, फलों में लग जाएंगे, रस चूसते हैं, तो उससे उनका जो है जो आकार आकृति वो सब बदलने लगती है सब्जियों की। जी जी। और जो
कीट होते हैं जो सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्यतः उसमें इल्लियां पाई जाती हैं जी जी जो फलों को, सब्जियों को काट के जो है उसका बाजार मूल्य कम कर देती हैं। जी 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 तो इनको नियंत्रण करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मैंने आपने अभी पूछा टपक सिंचाई जी जी और स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर जो होता है फव्वारा वाला जो विधि है, उससे भी जो है अगर किसान भाई कोई पत्ता गोभी लगाए हैं जी जी तो पत्ता गोभी में एक जो है डायमंड बैकमोथ एक कीड़ा आता है जो बहुत मतलब आम कीड़ा है जो पत्ता गोभी में लगता ही लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी जी तो जो स्प्रिंकलर की व्यवस्था अगर वहाँ पे हो जाए पत्ता गोभी की उसमें, और शाम के वक्त स्प्रिंकलर अगर चला दिया जाए तो जो है ये कीट क्या होते हैं, शाम के वक्त ही नर और मादा जो हैं ये इकट्ठा होते हैं और जो है अंडे देते हैं। अच्छा। तो स्प्रिंकलर चलाने से जो होता है कि वो कीट जो हैं उस वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी जी उन कीटों का जो है अंडे देने की प्रक्रिया वहाँ पे रुक जाती है। जी तो सिंचाई के साथ साथ आप कीट नियंत्रण भी कर सकते हैं। जी 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 सर, पत्ता गोभी की तो बात आपने बताई, फूल गोभी में भी कीटों का बहुत प्रकोप होता है, इल्लियों का और दूसरे भी और तरह का, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? पत्ता गोभी और फूल गोभी लगभग दोनों में जो है एक प्रकार के एक ही समान कीड़े लगते हैं। जो इल्लियां होती हैं जी, वो इल्लियां क्या होती हैं कि पत्तों में अंडे अपने दे देती हैं और पत्तों के निचली सतह पर ही अंडे देके वहाँ से वो जब अंडे फूटते हैं तो बहुत सारी इल्लियां 150-200 इल्लियां वहाँ पे जो है निकल के जमा हो जाती हैं और किसान को पता नहीं चलता क्योंकि वो पत्ते के नीचे होती हैं। अच्छा। और वो पत्ते के नीचे होके जो है खुरच के खाना शुरू करके धीरे से जैसे ही वो अगली अवस्था में जाती हैं वो फिर सीधा सीधा फल को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। जी। तो इसके अगर नियंत्रण की हम बात करें तो सब्जियों में हम मुख्य रूप से ये ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी दवाओं का प्रयोग करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि सीधा हम उस सब्जी को खाने वाले रहते हैं। मनुष्य उसका जो है उसको भोजन के रूप में लेगा। तो हम कभी भी ऐसी जो दवाएं हैं उसका उपयोग करते हैं जिनका जो है मनुष्य के लिए सेफ हो, वातावरण के लिए सेफ हो, ऐसी दवाओं का हम उपयोग करते हैं। तो हम किसान भाइयों को सलाह भी देते हैं कि आप सबसे पहले सतत निगरानी रखिए। बड़ी इल्लियां जो रहती हैं, जो मैंने बात कर रहा हूँ, इल्लियां जो रहती हैं जो फलों को नुकसान पहुंचाती हैं, वो बहुत बड़ी और दिखती हैं। तो अपना किसान भाई जो है अपने खेत में उतरते हैं 10 से 15 गोभी को या सब्जियों के पौधों को अपना निगरानी में रख लें, देखना शुरू कर दें। अगर वहाँ पे वो कीड़े इल्लियाँ दिखना शुरू होती हैं तो उसके बाद उसका जो है निवारण किया जा सकता है। जी। सर, इन दिनों हमारे किसान भाई मिर्च भी लगाते हैं, तो मिर्च में तना बेधक के अलावा वो पत्तियों के मतलब सिकुड़ने का भी एक रोग हो जाता है, उसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं? मिर्च में किसान भाई हमेशा भ्रमित हो जाते हैं कि मिर्च में क्या होता है, पत्ती मुरझान जिसको बोला जाता है, पत्ती जो है बहुत छोटी छोटी हो जाती है। वो 2 प्रकार की होती है। अच्छा। एक पत्ती ध्यान देंगे किसान भाई के ऊपर की तरफ मुड़ती है और एक पत्ती जो होता है नुकसान होता है वो नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ती हैं। अच्छा अच्छा। और दोनों के कारक अलग अलग हैं। अच्छा। और दोनों के कारक अलग होने की वजह से दोनों की दवाएं भी अलग अलग होंगी। अगर इसकी दवा उसमें डल गई तो वो फिर जो है नुकसान हो जाता है, एक तो कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ। और फिर जो है किसान को जो है आर्थिक जो हानि होती है वो अलग होती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अगर पत्तियां मुरझाना शुरू होती हैं और अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, अच्छा, तो ये मान के चलें कि रस चूसक कोई कीट है जिसे थ्रिप्स कहा जाता है, चेपा अगर हम कहें किसान लोकल लैंग्वेज में चेपा कहते हैं, तो वो थ्रिप्स है। तो उसके लिए आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। अच्छा। और अगर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो वो एक मकड़ी होती है, रस चूसक मकड़ी, जो बहुत छोटी होती है। तो उसके लिए मकड़ी नाशक का प्रयोग करना है। अच्छा अच्छा। तो अगर थ्रिप्स के लिए, कीड़े के लिए अगर किसान भाई जो हैं उपयोग करना चाहते हैं तो वो स्पाइनोसेड जो एक दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। वो स्पाइनोसेड को 3.5 ml स्पाइनोसेड को 10 लीटर पानी में मिला लें। अच्छा। 10 लीटर का मैं नाप बता रहा हूँ, किसान भाइयों को जो है आसानी हो जाएगी। वो डाल के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर मकड़ी है नीचे की तरफ अगर मुड़ रही है जी, तो मकड़ी नाशी जो है अपना अबामेक्टिन आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जी। सर, आलू की खेती में भी कुछ कीट प्रकोप होता है, किस तरह के कीट प्रकोप कर सकते हैं और उनका नियंत्रण किस तरह से किया जाए? आलू में भी देखिए, आलू में भी जो हैं यही रस चूसक कीट और इल्लियां लगती हैं। लेकिन आलू में सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये होती है कि आलू जो है ज़मीन के अंदर होता है। जी हाँ। तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े रहते हैं वो किसान को दिखते नहीं हैं। जी। और किसान भाई इसकी निगरानी इस तरह से कर सकते हैं कि आलू अगर उनके मिट्टी हट रही है, तब फिर उसकी निगरानी वो शुरू करें, क्योंकि जो एक कीड़ा होता है वो जिसको ट्यूबर मोथ कहा जाता है, आलू का एक पतंगा होता है। जी। वो कीड़ा ऐसा होता है जो खेत से लेकर के गोदाम तक के जो है नुकसान पहुंचाता है। तो हम जो है मुख्यतः उसके लिए ज़्यादा
किसान भाइयों को सचेत करते हैं, क्योंकि वो गोदाम में जाके अपने जीवन चक्र चलाता है और वापस फिर जब किसान भाई उस आलू को लगाते हैं तो उसके अंडे, इल्लियाँ फिर खेत में जो है दोबारा वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ध्यान ये रखें कि किसान भाई आलू अगर मिट्टी हट रही है तो उसको मिट्टी को उसको प्रॉपर मिट्टी चढ़ाना चाहिए। जी जी। खरपतवार का जो है नियंत्रण करें, और अगर ये कीड़े की शिकायत पिछले साल आपको थी जी, तो नया जब आप आलू लगाते हैं तो उसको जो है बीज उपचार करके आलू को जो है इमिडाक्लोप्रिड से या क्लोरोपाइरीफास के उससे जो है ट्रीट करके आलू की बुआई करनी चाहिए। जी सर, इस समय हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा पत्तीदार सब्जियां लगाते हैं और पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है, इसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए? ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक है, भाजियाँ हैं, ये ज़्यादातर हम सब ने देखा होगा कि उसमें जो है एक ऐसा सांप के प्रकार की एक आकृति बनती है। जी हाँ, जी जिसको हाँ। देख करके जो है लोग उसको लेना पसंद नहीं करते जी। बिल्कुल। तो वो एक कीड़ा होता है जो पत्तियों की जो ऊपरी त्वचा होती है उसको छेद करके अंदर जो है इल्ली जो है वो खाना प्रारंभ करती है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा जो है जो पाउडर जैसा एक पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है उसमें, तो दो प्रकार से जो है एक कीट और एक बीमारी जो है भाजियों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए जो है आपको अगर कीट वैसा सर्पाकार अगर आकृति दिख रही है आपको, तो आप जो है फ्लूबेंडाइमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ml जो है प्रति लीटर के हिसाब से। और अगर आपको बीमारी उसमें पाउडर दिख रहा है तो आप जो है मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जी सर, जो किसान भाई लौकी लगाते हैं तो लौकी में कौन कौन से कीट प्रकोप कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से नियंत्रित किया जाए? लौकी में मुख्यतः जो है एक मक्खी का प्रकोप होता है जी, जो फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, जो कद्दू में भी आती है। जी हाँ, जी हाँ। कद्दू में भी आती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक किसान भाई को सलाह देते हैं कि उसका एक ट्रैप आता है जी, फ्रूट फ्लाई का एक ट्रैप आता है जो 150 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो अभी रेट क्या चल रहे हैं तो मतलब एग्जैक्ट हमें पता नहीं, लेकिन वो 150-200 के अंदर जो आ जाता है। जी हाँ। तो उसमें मिथाइल यूजिनॉल करके एक जो केमिकल होता है वो रखने से जितनी भी बड़ी मक्खियाँ होती हैं वो तुरंत उस ट्रैप में आके फंसना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो भी सब्जी है, लौकी है, वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। अच्छा। मृदा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, हवा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मृदा के संपर्क में आती है तो वहाँ पे उसकी सड़न शुरू होती है। और मक्खी के लिए तो जो है वो ट्रैप लगा के, और अगर उसके बाद भी अगर मक्खी का प्रकोप दिखता है तो जो है अपन स्प्रे अपन कर सकते हैं, इसका इंडोक्साकार्प का स्प्रे करवा सकते हैं। जी सर, ये जो आपने बताया ये सिर्फ लौकी के लिए है या बेल वाली सभी सब्जियों में एक ही? कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं उसके लिए सभी के लिए एक जैसा उपाय किया जा सकता है। सर, टमाटर हमारे किसान भाई लगाते हैं, टमाटर में भी बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। कभी तो टमाटर फट जाते हैं या कभी उसमें छेद हो के अंदर काला कीड़ा जैसा दिखाई देता है। तो इसमें कौन कौन से कीट प्रकोप कर सकते हैं और इन्हें किस तरह से नियंत्रित किया जाए? टमाटर में मुख्यतः जो है एक चने की जो इल्ली किसान भाई जिसे कहते हैं, वो चने की इल्ली जो है टमाटर को सीधे रूप से नुकसान पहुँचाती है। जी जी। तो उसके लिए जो है किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जैसे ही वो इल्ली दिखती है जी, उसको जो है किसान भाई सतत निगरानी रखें। और अगर आप एक 10 पौधे का अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन निगरानी में रखते हैं और अगर उसमें आपको 2 पौधे में अगर वो इल्लियाँ दिख रही हैं तो ये मान के चलें कि उसका जो है उपचार अब करना आवश्यक हो गया है। जी जी। और उसके लिए क्या है कि इंडोक्साकार्प करके एक दवा आती है 14.5, वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये इल्ली के लिए आवाज़ उत्पन्न करना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, जैसा एक चने की जो इल्ली है वो चने में भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तब भी वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो टमाटर में भी वही इल्ली लगती है। ध्वनि उत्पन्न करने से वो इल्लियाँ जो हैं उसके लिए प्रतिक्रिया करती हैं, बाहर आती हैं, तो दवा का जो फैलाव कीड़ों पर पड़ता है। जी जी। सर, अगर इन सब्जियों को नर्सरी के समय ही, नर्सरी जब हम सब्जियों की तैयार करते हैं उसी समय अगर हम कीट प्रकोप नियंत्रित करना चाहें तो क्या इसका कोई उपाय है? नर्सरी के वक्त अगर देखिए, नर्सरी में पौधे बहुत छोटे रहते हैं जी। उस वक्त जो है कीट का प्रकोप नहीं हुआ रहता। अच्छा। ट्रांसप्लांटिंग जब रोपाई वाली जो है, रोपाई करने के वक्त जो है, अगर कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पे दीमक का प्रकोप है या मृदा में रहने वाले कीड़े अगर वहाँ पे हैं, तो वो ऐसी दवाओं को जो है क्लोरोपाइरीफास से जो है रूट डिपिंग करके, या अगर बीमारी है तो उसके लिए कार्बेंडाजिम से रूट डिपिंग करके जड़ों को डुबा करके जो है रोपित किया जा सकता है। जी जी। सर, इस समय शीतकालीन में इसके अलावा और कौन कौन सी सब्जियां हमारे किसान भाई लगा सकते हैं और उनमें किस तरह के कीटों के प्रकोप हो सकता है? नहीं, देखिए
प्रमुख रूप से तो जो है गोभी वर्गीय जो है जी। फसलें किसान भाई लगाते हैं। उसके अलावा फिर जो है नॉर्थ से लेकर के दक्षिण तक के जो है आजकल बेल पेपर जिसको कहा जाता है, रंगीन शिमला मिर्च, लाल है, हरी है, पीली है, ये सब की खेती होती है। साथ में फिर कुछ टमाटर, अभी भटा भी किसान भाई जो हैं, भटे भी अभी खेत में लगे हुए हैं किसान भाई के, भटा भी लंबी अवधि का होता है। उसके साथ अब तरबूज खरबूज की भी जो है शुरुआत जो है नवंबर ख़त्म होते होते जो है किसान भाई जो है तरबूज खरबूज की भी तैयारी करेंगे। तो हमारा बोलना यही रहता है कि सबसे पहले आप कीट प्रकोप के लिए आप एकदम से घबरा कर कोई काम नहीं करना चाहिए। आप उसकी निगरानी करिए और फिर निगरानी के बाद अगर ऐसा लगता है कि वो कीट या बीमारी जो है नियंत्रण के बाहर हो रही है जी। तभी दवाओं का प्रयोग करें। जी जी सर, सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है एक तो भटे की फसल में और एक भिंडी की फसल में। इसमें कीट प्रकोप बहुत होता है और सब भी जो फल होते हैं वो अंदर से छेद हो जाते हैं, तो इनको कैसे नियंत्रित करें? भिंडी में तो प्रमुख रूप से जो है वायरस जो देखा जाता है कि वायरस से किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। जो पत्तियां पीली हो जाती हैं, मुरझाने लगती हैं, और वो वायरस ऐसा रहता है कि वायरस जो एक पौधे में आ गया तो वहाँ से जो कीट उड़ के जाएंगे वो दूसरे पौधे में बैठेंगे तो वो भी वायरस उस पौधे में फैला देंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर आपको पौधे में वो वायरस दिख रहा है, पीलापन दिख रहा है, तो आप उस पौधे को सीधा उखाड़ के नष्ट कर दीजिए। क्योंकि नष्ट नहीं करने से वहाँ से जो उड़ के कीड़े दूसरे पौधे में जाएंगे वहाँ पे वो उस बीमारी को फैला देंगे। और अगर फिर उसके बाद आप जो है थायोमेथॉक्सम नाम की जो दवा आती है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे ही भटे में जो इल्लियाँ रहती हैं जो उसके फल को और तने को दोनों को नुकसान पहुँचाती हैं, ऊपर से जो है पत्तियाँ जब निकली रहती हैं तो पत्तियां जो हैं ऊपर की जो तना होता है वो ऐसा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। उल्टे जे के जैसा, इंग्लिश के उल्टे जे के जैसा मुड़ जाता है। और फिर जब आगे की अवस्था जब फल लगते हैं तो वही इल्लियाँ जो है सीधा सीधा जो है फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि इंडोक्साकार्ब जो दवा है वो हम ये बायोरेशनल दवाएं हैं, मतलब ये दवाएं ऐसी हैं कि मनुष्यों के लिए हानिकारक कम है, वातावरण के लिए भी कम हानिकारक है, इसलिए हम सब्जियों में ऐसी दवाओं का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। जी, क्योंकि सब्जियां हमको सीधा खानी होती हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई सी दवा का प्रयोग करें जिसका जो है डालने के बाद 3 से 4 दिन के बाद वो दवाएं जो हैं उस फल से सब्जी से निकल जाएं। जी सर, कुछ जैविक दवाएं हैं जो रासायनिक दवाएं ना उपयोग करना चाहें हमारे किसान भाई, वो कौन कौन सी जैविक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं? जैविक दवाओं में देखिए नीम जो है अपना, जिसमें बहुत कीटनाशक गुण पाए जाते हैं, उसका 300 ppm का जो है मॉलिक्यूल जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है मार्केट में। 300 ppm का जो है वो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई हर 10 दिन के अंतराल में अगर करें, सस्ता भी मिलता है। तो ये रसायन को ना डाल के अगर वो चाहें तो नीम अजाडिरेक्टिन जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो है बीटी आता है, बैसिलस thuringiensis, जो एक बैक्टीरिया होता है, उससे भी दवाएं बनाई जाती हैं। वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इल्लियों को मारने के लिए कारगर होता है। वायरस आता है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो आता है वो मार्केट में उपलब्ध है इल्लियों के लिए वो। और ये वायरस होता है तो ये जीवन चक्र खत्म नहीं करता, तो जिस इल्ली में जाता है वो इल्ली अगर मरती भी है तो वो सूख जाती है, फटती है, तो फिर वो वातावरण में उस क्रॉप में जो है उस जगह पे वो वायरस, तो वो एक साइकिल चलता जाता है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। जी सर, आपने बताया कि अभी हमारे किसान भाई अब बेल वाली सब्जियां जैसे तरबूज खरबूज इसकी भी तैयारी करेंगे, तो जो किसान भाई ये लगाना चाह रहे हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो सब्जियों के लिए उचित स्थान का जो है चयन करेंगे। उसके बाद उनको जो है बीज की मात्रा और बीज की गुणवत्ता ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद पिछले साल अगर उन्होंने जो फसल लगाई थी उसको ध्यान रखेंगे कि उस वक्त किस कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा हुआ था, उससे सावधान रहें। प्रायिकता ये रहेगी कि इस साल भी वही चीज़ें वापस आएंगी। उसके बाद तो हम ये सलाह देते हैं, कई किसान हमारे पास फ़ोन भी करते हैं कि सर अभी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन आप दवा बताओ, तो हम कहते हैं कि आप पहले होने दो, फिर हम दवा बताएंगे। जब कोई चीज़ होगी तभी उसका नियंत्रण किया जाए, उचित होता है। डॉक्टर हुमायूं, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।